तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एनिमे का थोड़ा सा समरी बताना चाहता हूँ। तो हमेशा की तरह हमें इस एनिमे में एक टीम देखने को मिलती है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती है। उनका नाम होता है लिथोरिस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लिथोरिस टीम है वो एक मिशन पर रहती है, लेकिन लिथोरिस की एक मेंबर गुंडों के द्वारा पकड़ी जाती है और हमारी टीम मेंबर्स अपने हेडक्वार्टर से परमिशन मांग रही थी। लेकिन तभी हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर यानी टतीना बिना परमिशन लिए मशीन गन लेते सारे गुंडों को मार देती है, जिसमें उसके दोस्त के जान से भी खतरा था, लेकिन उसके दोस्त बाय चांस बच जाती है। दरअसल उनका जो हेडक्वार्टर था वो हैक हो चुका था किसी हैकर के द्वारा और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टतीना तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि टतीना ने बिना इजाज़त लिए फायरिंग शुरू कर दी थी जो कि जानलेवा थी। उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो जब नई जगह जाती है तब उसे वहाँ एक कॉफ़ी शॉप देखने को मिलती है और हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि टतीना अपने साथ वाले नए लोगों के साथ इंट्रोडक्शन दे रही थी। वो भी उसे अपना नाम बता रहे थे। इस लड़की का नाम मिजुकी है और इन भाई साहब का नाम मिता है। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उसका नाम तिसाटो बताया जाता है। और अगले सीन में अचानक से तिसाटो चिल्लाते हुए कहती है कि हमें काम से बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी पीते हैं। और फिर वो दोनों रास्ते पर बात करते हुए जा रहे थे और तिसाटा टतीना से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम टॉप टायर लाइथोरिस थी। और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो सुपरवाइज़र है वो किसी से बात कर रहा था। दरअसल बात ये थी उनके गन्स कहीं गुम हो गए थे, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 1000 बंदूकें गायब हो चुकी थी। और हेडक्वार्टर वालों तो पता चल जाता है कि किसने उनका सर्वर हैक किया था। उसका नाम वॉलनट था और वो डार्क वेब पर बहुत फेमस था। और वैसे मैं आपको बता दूं, असल में वो लोग ऑर्डर पहुंचाने जा रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी से सारे ऑर्डर पहुंचा दिए। वो लोग जब ऑर्डर देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तब उन्हें एक पुलिस वाला उन्हें एक टेम्प्रेरी जॉब ऑफर करता है। असल में उन्हें एक लेडी का बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। वो लोग अपना काम फिनिश करते उस लेडी को कैफ़े में बुलाते हैं। उस लेडी का नाम सावरी रहता है। वो बताती है जब से उसने ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था तब से उसे बहुत ही सारे धमकियाँ भरी मैसेज आ रही थी। ये सब होने के बाद शाम के टाइम पर चिसाटा लेडी से पूछती है कि क्या हम आज रात साथ में पजामा पार्टी कर सकते हैं। अब अंधेरा हो चुका था और टतीना और वो लेडी रोड पर चलते हुए बात कर रहे थे। टतीना तो महसूस होता है कि तो ये उनका पीछा कर रहा है। टतीना ज़्यादा छुप जाती है और गुंडे देखते हैं कि ये मौका उनके लिए बेस्ट है क्योंकि अब वो अकेली थी। वो लोग उस लेडी को बोरे में भरकर कार के अंदर बैठ जाते हैं और वो लोग उससे मोबाइल से वो फ़ोटो डिलीट कर देते हैं। और वो लोग उससे पूछते हैं कि कहीं उसने उस फ़ोटो तो किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड तो नहीं किया है। वो लोग भागने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय हमारी टतीना गल लेकर कार के सामने आ जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है। उसने गन खाली कर दी थी। रिलोड करने के बाद जैसे वो फिर से फायरिंग करने वाली थी तैसे तिसाटा आकर उसे रोक देती है। फिर वो दोनों फिर से छुप कर डिस्कस कर रहे रहते हैं। तभी तिसाटा उसे बताती है कि 7 बजे के बाद एक ड्रोन हम पर नज़र रखता है और हम लोग वैसे फायरिंग नहीं कर सकते सामने सबसे, लेकिन हमारी टतीना तो जैसे पता चलता है और हमारी टतीना उस ड्रोन को ही हमेशा के लिए उड़ा देती है। और फिर लास्ट में तिसाटा भी गन्स लेकर लड़ने लगती है। वो उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से मारती है, लेकिन जो तिसाटा थी वो असल में नकली गोलियों का इस्तेमाल कर रही थी और वो लोग उन गुंडों को बंदी बना लेते हैं और वहीं पर सीन कट हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है। वो लोग कैफ़े में बातचीत कर रहे थे और फिर फाइनली एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वॉलनट और एक हैकर को दिखाने से होती है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैकर अपने स्किल्स का यूज़ करके एक बिल्डिंग को गिरा देता है। अगले सीन में हमें तिसाटो सोते हुए दिखाई देती है। तिसाटो जैसे ही उठती है उसे पता चलता है कि वो आज अपने काम के लिए लेट हो गई थी, इसलिए तिसाटो जल्दी से तैयार होकर अपने काम के लिए जाने ही वाली होती है। तभी वो मिता से कुछ ज़रूरी बात करने लगती है।
और वहाँ पर टसीना भी तैयार होकर उनसे पास पहुँच जाती है और फिर टसीना और चिसाटो अपने काम के लिए एक साथ निकल जाते हैं। वो दोनों एक साथ ट्रेन में लंच कर रहे थे। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइथोरिस ऑर्गेनाइजेशन हैथर के बारे में बात कर रहे थे, हम देख सकते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चिसाटो और टसीना ट्रेन से उतर जाते हैं। वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें वॉलनट बैठा था। फिर वो दोनों भी उसके कार में जाकर बैठ जाते हैं। वॉलनट और वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर टसीना वॉलनट को अपने मोबाइल से लोकेशन बताती है और कुछ ही देर में वो हैथर उनके कार को हैक कर लेता है और उसी समय वॉलनट ड्रोन को देख लेता है और तभी टसीना उस ड्रोन को शूट कर देती है और फिर वो तीनों कार से निकलकर एक सुपरमार्केट में छिप जाते हैं और उसी समय हैथर के कुछ लोग आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में टसीना तो ऑलरेडी फॉर्म में थी, लेकिन आज चिसाटो भी फॉर्म में आ जाती है और दोनों ही बड़े खतरनाक फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनके बीच फायरिंग चल रही होती है और फिर एक सीन में हम देखते हैं कि चिसाटो एक आदमी तो बचा रही थी। वो आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें पीछे के दरवाजे से निकल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले थे चिसाटो टसीना और वॉलनट तो ये बात बताती। वॉलनट पहले ही बाहर आ गया था और गुंडों ने उसके ऊपर बड़ी ही खतरनाक वाली फायरिंग शुरू कर दी और ये सब देखकर चिसाटो थोड़ा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैथर किसी से बात कर रहा था। फिर वहाँ से सीन टसीना और चिसाटो के पास शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो दोनों वॉलनट के साथ एम्बुलेंस में होते हैं। कुछ देर बाद मिजुकी उस बियर ड्रेस से बाहर आ जाती है और ये सब देखने के बाद चिसाटो और टसीना दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उस समय मिजुकी टसीना और चिसाटो को मिशन के बारे में बताती है और कुछ देर बाद उस सूट में से थुरुमी भी बाहर आ जाती है। फिर वो चारों एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि चिसाटो टसीना मिजुकी और मीता चारों कैफे के अंदर आ गए थे और वहाँ पर वो चारों लोग मिशन के बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद वो तीनों ही लोग अपने काम पर चले जाते हैं और उसी टाइम पर एक कस्टमर उनके कैफे पर आ जाता है। दूसरी ओर चिसाटो वहाँ पर थुरुमी को भी दे देती है और फिर वो दोनों एक मिशन के बारे में बात करते हैं और वहीं पीछे से टसीना भी वहाँ आ जाती है और चिसाटो देखती है कि थुरुमी किसी फोटो को एनालाइज कर रही थी। फिर इसके बाद टसीना चिसाटो को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक रबर शूट कर देती है, पर चिसाटो बड़े ही तेजी से उस रबर से बच जाती है, लेकिन वो रबर थुरुमी तो लग जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है टकीना से, जो अपने चेहरे को धोते हुए अपने पास याद कर रही होती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुरुमी के पास, जो अभी तक उस फोटो को अंदर के डिटेल्स निकाल रही थी और कुछ देर बाद कुरुमी किसाटो के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि किसाटो कैफे क्लोज करने के बाद अंदर बैठे कस्टमर्स के साथ बोर्ड गेम खेलने की बात करती है और सभी यहाँ कह देते हैं, सभी लोग खेल ही रहे होते हैं कि किसाटो टकीना को भी उनके साथ खेलने के लिए बुलाती है, पर टकीना उसे मना करके अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन दरवाजे पर मीका टकीना से पूछता है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं खेली। इस पर टकीना कहती है कि क्या वो उस गेम को खेलकर भी वापस ज्वाइन कर सकती हैं और अंदर चली जाती है। तभी किसाटो वहाँ आकर फिर से कहती है कि चलो हम दोनों खेलते हैं। इस पर टकीना फिर से मना कर देती है। फिर किसाटो कहती है कि अच्छा आज नहीं तो कल तो हम खेल सकते हैं ना, लेकिन टकीना उसे कहती है कि कल मेरी छुट्टी है और किसाटो ने जाम मसाले गेम पार्टी अनाउंस कर दी है, लेकिन टकीना नहीं मानती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी मीका किसाटो से पूछता है कि तुमने अभी तक अपना मेंटल चेकअप और फिजिकल फिटनेस के टेस्ट को दिया है या नहीं। किसाटो कहते हैं कि अभी तक तो नहीं है और वैसे भी इतने दूर कौन जाएगा। जिस पर मीका उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ आगे भी काम करना है तो हमें जाना होगा, क्योंकि कल तुम्हारे लाइसेंस का आखिरी दिन है। तो किसाटो उसे हाँ कर देती है और ये सारी बातें अंदर टकीना भी सुन रही होती है। वो अचानक से दरवाजा खोलती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो भी किसाटो के साथ कमांडर के यहाँ जाना चाहती है और किसाटो से हाँ कह देती है। फिर वहाँ का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टकीना और किसाटो ट्रेन में होते हैं, जहाँ पर किसाटो टकीना से पूछती है कि तुम में कुसुनोकी से क्या कहना चाहती हो। तो टकीना कहती है मैं सोच रही नहीं। फिर किसाटो उसे कैंडी ऑफर करती है पर वो मना कर देती है। फिर जब किसाटो उसे खाने वाली थी तब टकीना उसे कहती है कि कुछ ही देर में तुम्हारा मेडिकल चेकअप होने वाला है और कैंडी से बहुत सारी
बीमारियाँ होती हैं और ये सुनकर किसाटो उसे वापस अपने बैग में रख देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अब ट्रेन से उतर चुके थे और वहाँ पर एक औरत उनका इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और सारे लोग हेड ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो औरत के साथ कहती है कि तुम्हें पहले अपना फिजिकल फिटनेस का टेस्ट पास करना होगा, तो तुम मेडिकल वार्ड में चले जाओ। और टकीना उसे कहती है कि उसे कमांडर से मिलना है, जिस पर वो कहती है कि कमांडर इस वक्त एक मीटिंग में है और वो कम से कम 2 घंटे बाद फ्री होंगे, तो आप वेट करना चाहेंगे। तो टकीना उसे हाथ दे के वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग उसे फ्रेंड किलर कह रहे थे। फिर के साथ वो चेंजिंग रूम में जाती है, जहाँ पर उसे टकीना की फ्रेंड जिसने उसे पंच मारा था वो मिलती है। फिर वो दोनों थोड़ी सी फालतू बातें करते हैं और चेंज करने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग रूम में जाते और वहाँ पर एक्सरसाइज करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर टकीना भी टाइम पास करने के लिए शूटिंग कर रही थी और वहाँ थोड़ी देर बाद जब उनकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं और किसाटो इनसे टकीना को निकालने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि उसने रेल तोड़े थे। और किसाटो उनसे कहते हैं कि उसने अपने दोस्त को बचाया था, जिस पर कमांडर कहता है कि लेकिन उसके बदले उनके 1000 गन चोरी हो गए। लेकिन किसाटो उन्हें फोटो दिखाते हुए कहती है कि इसके हिसाब से हेडक्वार्टर्स ने ही गलती की थी। और ये सारी बात सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से अभी भी किसाटो उनसे कह रही थी कि उन्हें टकीना को वापस बुला लेना चाहिए। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है टकीना के पास जो शूटिंग कर रही थी। जैसे ही वो गन को टेबल पर रखती हैं और पीछे मुड़ती हैं, वहाँ पर कोई पहले से खड़ा था और उसका नाम सपूरा है। वो टकीना को बताते हैं कि वो फूफी की नई पार्टनर है। और तभी वहाँ किसाटो कमांडर और फूफी ने भी आ जाते हैं और कमांडर को देखकर टकीना उनसे कहती है कि वो वापस डिवीजन करना चाहते हैं, पर पीछे से सपूरा उसे हार मान लेने को कह रही थी। और ये सब देखकर फूफी टकीना और किसाटो एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन तभी टकीना वहाँ से भाग जाती है और किसाटो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो लोग एक फाउंटेन के पास थे जो बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर वो दोनों वहाँ पर बातें करते हैं और किसाटो टकीना को हक करते ये कहती है कि इस दुनिया में कई सारी चीज़ें हैं जो हमें कुछ होने के बाद ही मिलती हैं। यहाँ अब भी कई सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमें बस इसे छोड़ना है। और फिर किसाटो उसे कहती है कि मुझे अभी इन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक आंटी एरिका एक सेकंड की वाली लड़की से फर्स्ट एपिसोड में टकीना ने बचाया था और वो आंटी उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हारा बदला लेने के लिए उन दोनों से एक मॉक बैटल करने जा रही है। पर एरिका कहती है कि इसमें टकीना की कोई गलती नहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि बैटल ग्राउंड में किसाटो और फूफी के बीच में बहस चल रही होती है। फिर तभी बैटल स्टार्ट होने के बाद अनाउंसमेंट होता है और फिर दोनों टीम अपने अपने जगह चले जाते हैं और फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है। और फिर हम तो किसाटो को जानते ही वो दोनों मिलकर भी उसे छू भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसाटो तो सपूरा की गन ही छीन लेती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि टकीना बेंच पर बैठे हुए किसाटो की यही बातों को याद कर रही थी और इसने कहा था कि तुम मैच के बीच में भी आओगी तो भी चलेगा। और दूसरी ओर किसाटो स्कीरा को पकड़ कर शूट कर देती है, लेकिन पीछे से फूफी के बातों पर एम लगा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर हमारी टकीना की एंट्री होती है और वो सबसे पहले तो फूफी को एक जोरदार का पंच मारती है और उसे शूट कर देती है और वो दोनों बैटल जीत जाते हैं। और किसाटो की स्किल्स देखकर कमांडर भी हैरान थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किसाटो टकीना को कहती है कि हमारे घर जाने का समय हो गया है और टकीना जा रही होती है। वहाँ पर फूफी टकीना से कहती है तुमने मुझ पंच का मारा था, वो तो बस एक मॉक बैटल था ना। इस पर टकीना उसे सॉरी कहते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फूफी और उसकी पार्टनर यहाँ अपना चेहरा साफ कर रही होती हैं और फूफी गुस्से में कहती है कि अगली बार मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी और वहाँ से चली जाती है। और उससे पीछे उसकी चमची आने से वगैरह भी चली जाती है। और फिर वहाँ से सीन टकीना और किसाटो के पास शिफ्ट होता है। वो लोग ट्रेन के जहाँ पर किसाटो टकीना को चॉकलेट ऑफर करते हुए कहती है टकीना तुमने उन्हें मेरे लिए शूट किया, कहते हैं कि वो कमाल का था, जिस पर टकीना भी हाँ कहती है। और तभी किसाटो के फ़ोन पर कोई मैसेज आता है। दरअसल वो मैसेज कुरुमी का था, जिसमें वो बताती है कि बोर्ड गेम अब के नहीं में है और ख़त्म होने वाला है। किसाटो उसे मैसेज करती है कि हम बस पहुँचने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।
तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिसाटो और टकीना को, और वो दोनों शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और दूसरी ओर से मीता और तोरुमी भी उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद हम शाम के टाइम देखते हैं कि टकीना कुछ चीजें लेकर कैफे आ रही थी, और वो जैसे ही आती है वो देखती है कि चिसाटो रियल में बंदों को मारती है, पर आज वीडियो गेम में भी मार रही थी, लेकिन फिर भी चिसाटो वो रेन नहीं क्लियर कर पा रही थी। इसलिए उसने एक बार टकीना को भी वो रेन ट्राई करने को कहा और टकीना VR पहनकर खेलने लगती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो टकीना है, वैसे ही ये चिकन डिनर भी कर देती है। हाँ भाई, पर ये PUBG नहीं है। और यहाँ ये चिकन डिनर कर रहे थे, वहाँ फूती और सफूरा दोनों ही इस गेम को क्लियर नहीं कर पाते। ये सब खत्म होने के बाद रूम में चिसाटो तोरुमी से कहती है कि मैंने आज एक चीज नोटिस की कि टकीना हमेशा एक ही कपड़े पहनती है। जिसका जवाब लेने के लिए चिसाटो टकीना को लेकर वहाँ पे मैनेजर यानी मीता के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने हमारे न्यू मेंबर्स के लिए अभी तक नए कपड़े नहीं लाए, और वो टकीना के साथ शॉपिंग करने के लिए तय देती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चिसाटो और टकीना एक जगह शॉपिंग करने के लिए आए थे। और हाँ, वैसे मैं बता दूं कि ये जो टकीना ने पहना हुआ है ये उसका नहीं है, बल्कि उसके टीम के दूसरे मेंबर का है। वहाँ दूसरी ओर में बाथटब में बैठे हुए भी लैपटॉप में बिजी थी। मिजुकी वहाँ आकर उसे डांटती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद मिजुकी और तुर्मी उन रन्स के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उसका उन्होंने किया क्या, जिस पर तुर्मी बताती है कि उन्होंने उसे ब्लैक मार्केट में भी नहीं बेचा। और ये सब यहाँ डिस्कस कर रहे थे और वहाँ वो दोनों टकीना के लिए कुछ कपड़े देते हैं और थोड़ी मेरा मतलब बहुत देर बाद ये दोनों कुछ कपड़े खरीद ही लेते हैं। और इतनी देर से इनका मन नहीं भरता तो ये दोनों एक कैफे कुछ खाने के लिए आ जाते हैं और ये दोनों अपने खाने के बारे में बातें कर ही रही होती है। इनका खाना भी वहाँ आ जाता है और फिर वो दोनों अपना खाना फिनिश करते एक्वेरियम घूमने चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर कई सारे फिशेस को देखते हैं और चिसाटो वहाँ पर एक अजीब सा डांस भी करती है। और कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं जहाँ चिसाटो बातों बातों में टकीना तो बताती है कि वो किसी को ढूंढ रही है और वो अपने गले में से एक लॉकेट टकीना तो दिखाता है। उससे पूछती है कि क्या तुमने इसे तभी देखा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टकीना गूगल पर उस लॉकेट के बारे में पता कर रही थी और उसे पता चलता है कि ये लॉकेट जिनके पास होता है उनके पास अपना एक अनोखा टैलेंट होता है। और ये सुनने के बाद चिसाटो ये पोस्टर को दिखाते हुए कहती है कि कहीं ये तो मेरे पास टैलेंट नहीं है, जिस पर टकीना उसे ना कर देती है और चिसाटो उसे बताती है कि वो नहीं जानती थी उसे ये लॉकेट किसने दी थी। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है मीता के पास। वो एक आदमी के साथ ड्रिंक पी रहा होता है और इस आदमी का नाम हमें शिंजी बताया जाता है। और मीता उससे कहता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए, तो जिस पर शिंजी उसे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए। और मीता उससे कहता है कि चिसाटो तुम्हें कई सालों से ढूंढ रही है। वैसे दोस्तों इनकी बातों से तो यही लगता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में चिसाटो और टकीना बातें कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और उसके साथ साथ उसके कुछ लोग भी आते हैं। उनके पास बहुत सारे गन्स भी होते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये दोनों अब बाहर आ चुके थे पर ये नोटिस करती है कि वहाँ पर कई सारे लाइसोरिस के एजेंट्स मौजूद थे और ये सारी किसी वजह से भी यहाँ हमले। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन के गेट्स को सील कर दिया था इस नाम से कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरी ओर स्टेशन पर हम देखते हैं कि वो आदमी और उसके साथी गन्स लेकर एक ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वहाँ पर ट्रेन आती है वो सारे लोग ट्रेन के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग ट्रेन की चीथड़े उड़ा देते हैं। विदिन ट्रेन रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है और हमें देखने को मिलता है कि पूरे ट्रेन में सिर्फ लाइकोरिस के मेंबर्स भरे हुए थे। वो भी अच्छे से सबको हेडशॉट दे रही थी पर यह आदमी एक दीवार से पीछे छुपकर एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है पर वो आदमी शायद बच निकलता है। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली चिसाटो और टकीना घर के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुरुमी वहाँ कैफे में सारे कस्टमर्स के साथ गेम खेल रही थी और वो सारे भी वहाँ पर ये न्यूज देख रहे थे पर न्यूज में उसे एक एक्सीडेंट के नाम पर दिखाया जा रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चिसाटो टकीना के पुराने कपड़े फेंक रही थी पर वो उन्हें एक बार पहनकर ट्राई करती है। लेकिन वहाँ मिजुकी आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम टकीना के कपड़े क्यों पहन रही हो। और ऐसे ही मस्ती के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चिसाटो से जो सभी को बता रही थी हमें एक नया जॉब आया है। वो बताती थी जो 72 साल का एक जापानीज आदमी है और कुछ साल पहले उस आदमी के पत्नी और बच्चे का मर्डर हो चुका है और इस समय वो अपने जान पर खतरा होने की वजह से कई सालों से US में छिपा हुआ है और उसे कोई एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। पर वो टोक्यो एक रीयूनियन के लिए आ रहा है जो उसके लिए बहुत
जरूरी है। और उसे लगता है कि वो मर्डरर अब भी उस तरह वेट कर रहा होगा, तो इन्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। और वो कहती है कि ये चांस है उसे अपने प्लान नेथन स्पिट्स को दिखाने की। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पैसे से बाहर एक वैन आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी जो कि शायद पूरी तरह से पैरालाइज है, वो आदमी एक मशीन के सारे काम करता है। और फिर अंदर वो लोग आते हैं जहाँ पर किसाटो और टकीना बिल्कुल रेडी थे। और वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं इस हालत में मशीन के सहारे आपसे बात कर रहा हूँ। पर किसाटो उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास भी एक मशीनरी हार्ट है। वैसे दोस्तों इस सीन से हमें टकीना के साथ साथ ये पता चलता है कि किसाटो के पास एक मशीन वाला हार्ट है, रियल नहीं। और फिर वो दोनों टोचर घूमने के लिए जाने लगते हैं। और हमारी तरह टकीना भी निपा से पूछती है थी अभी किसाटो ने क्या कहा, लेकिन वो लोग जब तक जवाब देते हैं इससे पहले ही बाप से किसाटो उसे बुला देती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किसाटो, टकीना और वो आदमी एक क्रूज पर होते हैं और वो लोग वहाँ से एक जगह आते हैं। और किसाटो बताती है कि इसका नाम है थंडर रेड और ये 1942 AD में बना था, पर इसका असली नाम द रेड ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ विंड एंड थंडर है। और जो राइट साइड में स्टैचू है उसका नाम राइजन और ब्लैक कालेपुजिन है। और ये लोग उन्हें नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं। और ऐसे ही किसाटो उन्हें कुछ जगह बनवाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट साइट को, वैसे ये वही जगह है जहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में फायरिंग हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो डिटेक्टिव्स यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तभी उन्हें वहाँ पर एक बुलेट मिलती है। और वो कहता है कि मुझे पता था कि ये सारे निशान वो पे हैं। वैसे दोस्तों मैं बता देती हूँ, जैसा कि आपको याद होगा कि लाइटोरिस टीम एक सीक्रेट टीम है, उसके बारे में नॉर्मल लोगों को नहीं पता। और पिछली बार की फाइटिंग के बाद उन लोगों ने वहाँ से फायरिंग से सारे नामो निशान मिटा दिए थे। पर मिस्टर आबे यानी इस आदमी को एक बुलेट मिल गई, लेकिन तभी वहाँ पर दूर से कुछ लोग आ रहे थे। तो वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ से भाग जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर उस जगह आ जाते हैं जहाँ किसाटो और टकीना आए थे। और वहाँ वो किसाटो से उनका हालचाल पूछते हैं और फिर वो दोनों सही जगह ढूंढते हैं। पर ड्रोन इन दोनों का पीछा कर रहा था। असल में वो ड्रोन फुरुनी का था। तो वहाँ दूसरी ओर से मिका और फुरुनी उन्हें देख रहे थे। और फुरुनी कहती रहती मुझे नहीं पता था कि डीए टेक्नोलॉजी अब आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाने लगी है। पर मिका उसे बताता है कि ये डीए टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एलन इंस्टीट्यूट ही है। वैसे फ्रेंड्स मैं बता दूँ इस एनिमे में द एलन इंस्टीट्यूट एक जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे होशियार बच्चे रहते हैं, हमारे जैसे नहीं। इसका मतलब किसाटो असल में कोई इंसान नहीं है और इसे किसी मिशन के लिए बनाया गया है। वो मिका से पूछती है कि आखिर वो मिशन क्या है, जिसमें मिका कहता है उसे तो डिसाइड करना होगा। और फिर आखिर इनका टूर खत्म होता है और ये फिर से अपने क्रूज पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी किसाटो की तारीफ कर रहा था और कहता है कि अगर वो फिर से यहाँ आएगा तो वो किसाटो को ही अपना टूर गाइड बनाएगा। और ये कहकर वो रेस्ट करने के लिए चले जाता है। इसको जाने के बाद टकीना और किसाटो एक बेंच पर बैठकर फोक्स पीने लगते हैं। और किसाटो टकीना तो बताती है कि अगर ये फिर से यहाँ आएंगे तो हमें ही अपना टूर गाइड बनाएंगे। और उन्होंने मेरी तारीफ भी थी। और यहाँ पर टकीना सुबह वाली बात किसाटो से पूछती है क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक आर्टिफिशियल दिल है, जिस पर किसाटो हाथ रहती है। दूसरी दिल से ऊपर से कोई बंदा इनसे ऊपर नजर रखते हुए था। और इस आदमी से बारे में मित्रा और फरुनी को भी पता चलता है और हमें इस आदमी का नाम इंजन बताया जाता है। और इस आदमी को मित्रा पहले से जानता था और वो बताता है कि मैंने इसे आखिरी बार 15 साल पहले देखा था जब हम दोनों एक साथ काम करते थे। और वो लोग इसके बारे में किसाटो और टकीना को भी बता देते हैं। और अब स्टार्ट होता है इनका असली खेल। मेजुती उस आदमी का पीछा करती है पर उस आदमी ने ड्रोन को देख लिया था और वो ड्रोन को हमेशा पहले उड़ा देता है। और वो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। मेजुती कहती है कि मैं तुमसे म्यूजियम के बाहर मिलूंगी। और मेजुती अब भी इसका पीछा कर रही थी और ड्रोन तो टूट जाने की वजह से उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी जिन मेजुती के ऊपर अटैक कर देता है, जिन उसे पता देता है और अचानक से उनका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि कर्मी और ड्रोन को बेच देती है। वहाँ दूसरी ओर मिका किसाटो और टकीना को बताता है कि हमारी मेजुती से संपर्क टूट रही है और जिन तुम्हारे पास ही आ रहा है होगा। और ये सुनकर टकीना कहती है कि ये तुम्हें उसको छोड़ दो। और टकीना म्यूजियम की ओर चले जाती है। तभी तरुणी पे लैपटॉप पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि
जब जिन ने उसे पकड़ लिया था तभी उसने उसके ऊपर एक ट्रैपर लगा दिया था। ततीना उनसे पूछती है कि वो अभी कहाँ है, और फरमी रहती है ठीक तुम्हारे पीछे। और ततीना उससे गोली तो चलाती है पर उसे पता चलता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, और जिन वहाँ से भागने लगता है उसके पीछे ततीना भी चली जाती है। यहाँ दूसरी ओर एक गार्ड को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो कबर्ड को खोलता है उसके अंदर से मिजुती निकलती है और वो उससे उसका फोन मांगती है, और फोन पर मित्रा उसे कहता है कि ततीना जिन का पीछा कर रही है, तुम मात्सुशिता तो टोक्यो स्टेशन पर लेते जाओ। और किसाटो मात्सुशिता से 2 मिनट मांगकर कोपचे में जाकर मित्रा से बात करती है, और वो कहती है कि मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। लेकिन जब वो वापस पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि मिस्टर मात्सुशिता वहाँ से गायब हो गए थे। और ततीना जब उसके पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जिन ने अपना जैकेट उतार कर एक हमले पर रख दिया था। यहाँ किसाटो फाइनली उस आदमी को देख लेती है, जहाँ वो कहता है कि यहाँ जिन आ चुका है ना, उसने मेरी फैमिली को मारा था और अब वो मुझे मारने आया है। वो कहता है कि अगर मैं जापान में हूँ तो वो मुझे ढूंढ कर मारेगा। जिस पर किसाटो उनसे कहती है कि चलिए हम कैफे चलते हैं, पर वो कहता है कि अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा थी, हम यहाँ से भाग सकते हैं। और वहाँ से सच में जिन इनके ऊपर निशाना लगा रहा था, लेकिन तभी ततीना जिन के हाथ पर गोली मार देती है, जिससे वो छूट जाता है। और किसाटो जल्दी से मात्सुशिता को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए वो कह रहा था कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हें उसे मार देना, जिंदा मत छोड़ना। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा लॉकर देखा है, तुम इसी काम के लिए पैदा हुई हो। और तभी वहाँ मिजुती आ जाती है और किसाटो मात्सुशिता को इसके पास छोड़कर ततीना के पास चली जाती है। पर लेकिन मात्सुशिता किसाटो के पीछे पीछे चला जाता है और मिजुती भी उसके पीछे जाने लगती है। यहाँ दूसरी ओर जिन ततीना के ऊपर फायरिंग कर रहा था और ततीना के पैर पर एक गोली लग भी जाती है, लेकिन तभी किसाटो आकर इसके ऊपर फायरिंग करती है और इसे हरा देती है। पर किसाटो ने रबर बुलेट्स का यूज किया था। लेकिन मात्सुशिता वहाँ पर आकर किसाटो से कहता है कि ये वही है जिसने मेरी फैमिली को मारा था, तुम लोग भी इसे मार दो। और वो कहता है कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ था, लेकिन किसाटो उसे नहीं मारती। लेकिन तभी वो बुढ़ा जिस मशीन के सहारे बात कर रहा था वो ऑफ हो जाता है, और मशीन के साथ साथ मिस्टर मात्सुशिता भी ऑफ हो जाता है, जिस पर किसाटो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन वहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि मित्रा जिन को वापस छोड़ रहा होता है, और जाते जाते जिन उसे बताता है कि 3 हफ्ते पहले एक लेडी ने मुझे ये ऑर्डर दिया था बहुत सारे पैसों के बदले। फिर आखिर में मित्रा उसे पूछता है कि क्या सच में 20 साल पहले तुमने उसके फैमिली को मारा था? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि उस समय मैं कहाँ था। वैसे फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मित्रा ने बताया था कि ये दोनों पहले एक साथ काम करते थे और 20 साल पहले वो मित्रा के साथ ही था। फिर हम देखते हैं कि कार के अंदर फुरनी बताती है कि असल में वो आदमी एक ड्रग एडिक्ट पेशेंट था जो 2 हफ्तों से गायब था, और वो आदमी असल में कोई इंसान नहीं था। उसका व्हीलचेयर रिमोट के जरिए कंट्रोल हो रहा था, और उसके चश्मों के अंदर असल में कैमरास लगे हुए थे, और उसकी आवाज एक स्पीकर के जरिए आ रही थी। जिस पर किसाटो कहती है कि वो कौन था जो मुझे जिनको मारने को कह रहा था? जिस पर फरमी कहती है कि मुझे दुख हो रहा है, वो कोई अनजान आदमी था और मात्सुशिता नाम का कोई असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं एक लैपटॉप को जिस पर विया ज्वाइन था, और एक आवाज आती है कि अब हमें हमारे अगले स्टेप पर बढ़ना चाहिए, और वहीं तो सीन कट हो जाता है। और हम देखते हैं इसी लास्ट एपिसोड में जिस आदमी ने हमला किया था उसी से 2 लोग एक दूसरे से बातें करने के बाद अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी के पीछे एक लाइटवर्स की मेंबर कर रही थी, पर तभी एक कार आकर इस मेंबर पर उड़ा देती है, और उस कार में वही आदमी था, और उससे सारे आदमी उस मेंबर पर गोलियों से भींग देते हैं। और इस एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि ततीना के साथ होती हार्ट बीट को चेक करती है तो वहाँ सच में कोई हार्ट बीट नहीं थी। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो व्यूवर्स, अब तक हमने देखा कि लाइकोरिस की एक मेंबर का मर्डर हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमांडर को एक बात पता चलती है उनके लाइकोरिस ऑर्गेनाइजेशन से आज ये 4था मर्डर था, और ये बात तकेना को भी पता चलती है, और तकेना के साथों को कॉल करके ये बात बता देती है। और कुछ ही देर बाद तकेना के साथों के घर पर पहुंच जाती है, और वो किसातों को कहती है कि अब वो किसातों के घर उसके साथ ही रहेगी क्योंकि उनके ऊपर खतरा हो सकता है। और किसातों तकेना की ये बात सुनकर खुश हो जाती है, पर तकेना देखती है कि किसातों का अपार्टमेंट बहुत ज्यादा गंदा था। फिर दोनों अपना हफ्ते भर का काम बांटने के लिए रॉक पेपर सीजर खेल कर डिसाइड करते हैं। किसातों बार बार उससे जीत जाते
होती है, जिसके वजह से सारा काम तकेना को करना पड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिजुकी तरबूज काट रही थी और कुरुमी छुपकर तरबूज को खा रही थी। कुछ देर बाद वहाँ किसातो और तकेना भी आ जाते हैं और वो तीनों बातें करने लगते हैं। और तभी मिका के पास कमांडर का कॉल आया था और वो उन्हें हादसे के डिटेल बताते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माजिमा ने हैकर को ही किडनैप कर लिया। माजिमा हैकर पर बहुत गुस्सा था क्योंकि 1 महीना बीत चुका था, पर हैकर ने अभी तक डीए के एड्रेस माजिमा को नहीं दिए और माजिमा तो बस उसे मारने वाला था, पर वो फिर भी हैकर को 3 दिन का और टाइम देता है कि उसे 3 दिन में डीए का एड्रेस ढूंढ कर उसे देना होगा। और माजिमा उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर हैकर अपने काम में लग जाता है, पर अब भी उसे एड्रेस नहीं मिलता। फिर हैकर एक दूसरे आदमी को डीए के लोकेशन को ढूंढने के लिए कहता है, पर डीए के लोग उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और हैकर डीए के लोकेशन का पता नहीं लगा पाता। और दूसरी ओर कुरुमी किसातो को बताती है कि उसने मिशन के सारे डिटेल्स अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं। इसका मतलब डीए को हैक कर लिया है। और इस पर किसातो और मिजुकी उसकी तारीफ भी करते हैं। और फिर सीन कट होता है और हमें हैकर को दिखाया जाता है जिसे 2 दिन बीत गए थे, पर उसने अभी तक डीए के लोकेशन को पता नहीं लगाया था। अब हैकर बहुत परेशान था, पर उसने अपने ड्रोन को किसातो के पीछे लगा दिया था। और अब हैकर को किसातो के अपार्टमेंट को पता चलता है। फिर हैकर अपने आदमियों को उसके घर पर भेजता है, पर किसातो अकेले ही उसके आदमियों को हरा देती है। और ये देखकर हैकर बहुत हैरान था, पर तभी हैकर के बेस पर माजिमा अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। और आज तो माजिमा हैकर को मार ही देता, लेकिन हैकर उसे किसातो और उसके आदमियों के बीच कोई फाइट की फुटेज दिखाता है। और फुटेज देखने के बाद माजिमा उस पर तरस खाकर उसे छोड़ता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किसातो और कुरुमी कुछ डिटेल्स निकाल रहे थे। तभी किसातो कहती है कि लोग पहचान कैसे जाते हैं कि हम लाइकोरिस के मेंबर हैं। तब कुरुमी कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे कपड़े की वजह से लोग पहचान जाते होंगे। यहाँ दूसरी ओर तकीना इन लोगों को बताते हैं कि वो किसातो से बार बार रफ प्रोसीजर हार जा रही है, तो इसे जिताने के लिए वो लोग तकीना को कई सारे टिप्स भी देते हैं। और फिर वहाँ पर किसातो आ जाते हैं और उसने अब येलो कलर का कुछ पहन रखा और वो कुछ डिलीवर करने जा रही थी। और उसके जाने के बाद कुरुमी चिल्लाते हुए आती है और इन्हें बताती है कि यही वो फोटोज है जिसके जरिए उन्होंने उन चारों लाइकोरिस के मेंबर्स का पता लगाया। पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये डीए की फुटेज बाहर कैसे लीक हो गई। तब कुरुमी उन्हें बताती है कि उसने भी डीए को हैक कर रखा है। और मिजुकी ये सुनकर कुरुमी को ब्लेम करती है कि उसी की वजह से तकीना को उसके काम से निकाला गया था। फिर कुरुमी उन्हें बताती है कि और जो भी हैकर है उसने किसातो को भी टारगेट कर रखा है। और फिर तुरंत ही मिका किसातो को कॉल करके कहता है कि एनिमीज ने तुम्हें टारगेट किया है। पर उन्हें देर हो जाती है क्योंकि माजिमा अपनी कार से किसातो को ठोक देता है। और कार से उतरने के बाद किसातो के गले के पेंडेंट को भी नोटिस करता है, लेकिन तभी किसातो उठकर उन सभी लोगों को मारने लगती है। और हैकर भी इनके ऊपर नजर रखे हुए था। फिर किसातो वहाँ से भागने लगती है, पर माजिमा भी उसका पीछा करता है। पर कुछ दूर जाने के बाद किसातो रुककर माजिमा को मारने लगती है। माजिमा किसातो के आंखों पर खून फेंक देता है और किसातो कुछ देख नहीं पा रही थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए माजिमा किसातो को बहुत मारता है। और दूसरी ओर तकीना वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी और मिजुकी और मिका भी वहाँ आ रहे थे। और जैसे ही माजिमा किसातो को शूट करने जा रहा था, पर तभी दूर से तकीना उसके हाथ पर शूट कर देती है और उसके सारे लोगों को भी शूट करते हैं। तभी किसातो भी अपने गन उठाकर उन्हें मारने लगती है। और तभी वहाँ पर मिजुकी कार लेकर आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से पिकअप करके जाने लगती है। हैकर ने भी एक कार को हैक किया था, तो वो उस कार को उनसे लड़वा देता है, पर वो कार मुड़ जाती है और माजिमा उस कार को चलाने के लिए उस कार के पास जाने लगता है। और यहाँ माजिमा का एक आदमी मिसाइल लेकर इन पर निशाना लगा रहा होता है, पर तभी कुरुमी अपने ड्रोन का यूज करके उसका निशाना चुकवा देती है, जिसकी वजह से वो मिसाइल हैकर की कार के पास जाकर फूटता है और माजिमा पानी में जाकर गिर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैफे के अंदर कुरुमी तकीना से माफी मांग रही थी और तकीना उसे माफ भी कर देती है। और उसी बात पर कुरुमी उन्हें एक खुशी की बात बताती है, उसे माजिमा का नाम पता चल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माजिमा फिर से हैकर के घर आता है और उनसे किसातो और उसके दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को बोलता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नर्स किसातो का इलाज करती है और फिर किसातो तकीना को एक बार फिर से खेलने को कहती है। और इस बार तकीना मिजुकी और मिका के बताए हुए ट्रिक्स का यूज करके किसातो से जीत जाती है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनिमेक्स जोन को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।